तो वेलकम 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 बच्चों, फिर से लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। आज लेक्चर नंबर 1 का बहुत ही बढ़िया रिस्पांस रहा है और आप पसंद कर रहे हैं, साफ दिख रहा है। बट बच्चों, आपसे फिर मैं वही कहूँगा कि आपने जो पिछला मैंने लेक्चर में होमवर्क दिया था उसका आंसर नहीं दिया है। पहले जाके उसका आंसर दो, सोल्व करो। नहीं हुआ तो बताओ मेरे को। इस लेक्चर में क्या करेंगे? इस लेक्चर में स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे, मिरर फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो जो रूल्स है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। आपको क्या करना है? बस कॉपी पेन उठाओ, नोट्स बनाओ, दैट्स इट। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं। तो वेलकम कर रहा हूं आपको हमारे प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है कॉन्सेप्ट वाले बाबा। चलिए तो मिरर स्टार्ट कर रहे हैं। तो मिरर की पहले क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, दो टाइप के मिरर होते हैं, प्लेन, स्फेरिकल। प्लेन में आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। आज क्या पढ़ेंगे? स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। स्फेरिकल, प्लेन मतलब जो सीधे हैं, स्फेरिकल मतलब जो कर्व्ड शेप में है। तो स्फेरिकल मिरर हमारे पास दो टाइप के हमारे कोर्स में, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। चलिए तो आज बेसिक चीजें पढ़ेंगे कॉनकेव कॉन्वेक्स की, और इनके ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो कवर करने की कोशिश करेंगे। तो कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले डिफरेंस समझ लो कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर में। तो मैंने जो जो मोटे डिफरेंसेस थे वो मैंने आपको डिफरेंस बना के यहाँ पे लिख दिए। पहला पढ़ते हैं, दीज आर कन्वर्जिंग मिरर, दीज आर डाइवर्जिंग मिरर। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, ये आपको याद रखनी है। कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग क्या समझते हैं इस बात को देखो थोड़ा सा। मान लो ये एक कॉनकेव मिरर है, ये रही शेप, वो कॉन्वेक्स की शेप, ये कॉनकेव की शेप। जैसे कोई गुफा होती है ना, गुफा, मान लो ये कोई गुफा है कि आ भैया इसके अंदर आ, तो गुफा की तरह है ये। ठीक है, तो ये कॉनकेव शेप है। तो जितनी भी यहाँ पर लाइंस आएंगी, लाइट आएगी, वो सबको क्या कर देता है? इन लाइट को कन्वर्ज कर देता है एक पॉइंट पर। ठीक है, तो ये कन्वर्जिंग पावर जो है इसकी, इसलिए इसे कहते हैं कॉनकेव मिरर। वो क्या करता है बच्चों? वो करता है डाइवर्ज। कैसे डाइवर्ज का? थोड़ी देर में उसका डायग्राम भी हम देख लेंगे। तो पहला पॉइंट हो गया, ये भैया कन्वर्जिंग मिरर है और वो डाइवर्जिंग मिरर है। बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट, इसको दूसरा बोलते हैं बेंट इन शेप। बेंट इन शेप, देखो बेंट इन शेप मतलब ये यहाँ पे क्लोज होने की कोशिश कर रहा है, ये बेंट इन शेप। और ये बल्जिंग आउट, तो यानी कि ये बढ़ रहा है, बल्जिंग आउट हो रहा है। क्लियर? तो सेकंड पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, क्या डिफरेंसेस है शेप में वो आपको पता चल गया। चौथा पॉइंट, इनके एग्जांपल्स। एग्जाम्पल ऐसे तौर पे समझिए बच्चों, कॉनकेव मिरर जो मोटा मोटा है वो चीजों को बड़ा करता है। ठीक है, ये साइज को क्या करता है? मैग्नीफाई करता है। आप ऐसे समझिए, मैग्नीफाई। और कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है? वो साइज को बच्चों छोटा करता है, डिमिनिश। ये सर आपने कैसे बोल दिया? तो जब हम इनके केसेस पढ़ेंगे तब देखेंगे। चलिए, तो हमें यह पता चला कि भैया जो कॉनकेव मिरर है वो चीजों को बड़ा करके दिखाता है और कॉन्वेक्स जो है वो चीजों को छोटा करके दिखाता है। ठीक, तो हमें जहां जहां ऐसी चीजों की जरूरत थी वहां हमने उनके बेसिस पे यूज डिफाइन कर दिए। जैसे डेंटिस्ट मिरर, जब कोई डॉक्टर दांतों में दांत चेक करने के लिए जो मिरर यूज करता है तो उसे दांत की इमेज बड़ी चाहिए, तो कौन सा मिरर यूज करेगा? कॉनकेव मिरर। और एग्जांपल, मेकअप मिरर, जब कोई मेकअप करता है तो माइनर स्पॉट्स जो रह जाते हैं उसे देखने के लिए उसे बड़ा देखना होता है अपने फेस को। तो मेकअप मिरर भी क्या होते हैं बच्चे? कौन से होते हैं? कॉनकेव मिरर, क्योंकि वहां पर साइज क्या करनी है? मैग्नीफाई करना है। कॉन्वेक्स मिरर, जहां पर साइज को क्या करना है? डिमिनिश करना है। अब साइज को डिमिनिश करना है, कहां पर करना है? देखिए, मान लो आप कार चला रहे हैं और कार, जो पीछे कारें आ रही है, कार के, हमारी कार के पीछे जो कारें आ रही हैं बहुत सारी आ रही हैं, अगर वो बड़ी दिखाई देंगी तो एक दो कार ही आ पाएगी मिरर में, क्योंकि मिरर तो छोटा सा होता है, साइड व्यू मिरर वाला। तो हम क्या करते हैं, जो पीछे ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें छोटा कर करके देखना चाहते हैं उस छोटे से मिरर में। तो ऐसे मिरर जो ऑब्जेक्ट को छोटा कर देते हैं उन्हें बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो कहां यूज होना चाहिए? व्हीकल में रियर व्यू मिरर, पहला। दूसरा, मेगा स्टोर मिरर। मेगा स्टोर मिरर का मतलब ऐसे समझिए कि मानो कि ये कोई दुकान है और ये स्टोर वाला बैठा है यहाँ पे दुकान में, और ये बहुत सारी यहाँ पे इन्होंने सेक्शन बना रखे हैं। तो स्टोर वाला क्या करेगा बच्चों? स्टोर वाला यहाँ पर एक छोटा सा मिरर लगा देगा कोने में। उसका क्या फायदा होगा? उसका फायदा ये होगा कि यहीं पर बैठे बैठे बस उसे मिरर में देखना है। और वो मिरर कौन सा है? वो कॉन्वेक्स मिरर है।
उसका काम क्या है, वो इन सारे सेक्शन को छोटा छोटा करके दिखाएगा। तो इस मिरर में देख के वो पूरी दुकान को देख सकता है और क्या देख सकता है कि भाई कौन क्या कर रहा है। समझ में आई बात? तो ऐसे मेगा स्टोर्स में कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है। और भी यूज है, बहुत सारे यूज हैं, बट हमें जो एग्जांपल चाहिए, जो मोटे मोटे मेन एग्जांपल है, वो मैंने आपको लिखवा डाले। बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, अब पढ़ेंगे कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर की कुछ टर्मिनोलॉजीज, जैसे कि प्रिंसिपल फोकस क्या है, फोकस पॉइंट क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। ये सब छोटी छोटी जो टर्मिनोलॉजीज है बच्चों, एक एक नंबर हम बोर्ड में पूछ ली जाती हैं, तो हम यही पढ़ेंगे अब टर्मिनोलॉजीज ऑफ मिरर्स। क्लियर हुई बात? तो अगली स्लाइड आप देखेंगे टर्मिनोलॉजीज ऑफ मिरर के ऊपर। तो यहां हम स्टार्ट कर रहे हैं, चलिए देखिए। अब हम करने जा रहे हैं टर्मिनोलॉजीज। तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज मैंने बोर्ड पे उतार दी हैं और अब एक एक करके सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आप डायग्राम देखिए। ये कौन सा डायग्राम है, ये कौन सा मिरर था? ये था बच्चों कॉनकेव, और नीचे वाला कौन सा था? कॉन्वेक्स। इतनी बातें हमें पता है, ठीक है। अब एक एक टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे हम। सबसे पहले अपर्चर। अपर्चर क्या होता है? अपर्चर ऐसे समझिए कि देखो मिरर यहां से लेके यहां तक है। कहां से कहां तक? एम से लेके एन तक। मान लो कोई लाइट रे आई इधर, तो क्या वो रिफ्लेक्ट होगी? तो आंसर है उधर तो मिरर ही नहीं है। तो जब मिरर नहीं है तो रिफ्लेक्ट कैसे होगी? तो यानी कि जहां तक मिरर है वहीं तक रेस क्या हो सकती है बच्चों? रिफ्लेक्ट हो सकती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल रिफ्लेक्टिंग सरफेस को कहते हैं हम अपर्चर। तो हमने लिख दिया टोटल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां तक है? एम से लेके एन तक। क्लियर? ये अपर्चर बच्चों हर कैमरे में होता है और मोबाइल के कैमरे जो होते हैं उनमें भी होता है। आप ऐसे समझिए ये एक तरह का लेंस का साइज है जो हम देखिए जरा ऐसे समझिए, मान लीजिए कि ये फोन का कैमरा है हमारा, ये फोन है हमारा और इसमें पीछे की साइड कैमरा लग रहा है, ठीक। अब इसमें बच्चों यहाँ पे सारे में काला काला होता है, बट एक बीच में ऐसे शेप दिखाई दे रही होती है हमें, ठीक है। इस शेप का जिसमें हमें लेंस दिखाई देता है, इस लेंस का ये जो साइज है बच्चों, यही अपर्चर है। समझ गए? तो टोटल रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम क्या कह रहे हैं? अपर्चर। बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखिए। अपर्चर क्लियर हो गया। नेक्स्ट टर्म है बच्चों पोल। पोल क्या है? सबसे पहले पोल को हम रिप्रेजेंट करेंगे अब से पी से। है क्या पोल? पोल ये है जो टोटल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है एम से लेके एन, उसका जो सेंटर पॉइंट होगा उसको बोलेंगे हम पोल अब से। तो पोल क्या हो गया? सेंटर पॉइंट ऑफ टोटल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे पी से। क्लियर हो गई बात? ठीक है। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है ये भी देखो। मान लो ये जैसे एक तरह की आर्क है, जो हमारा मिरर है ये एक तरह की आर्क है। अगर इसे पूरा करेंगे तो ये इधर की तरफ पूरा होगा, ऐसे, ये इधर ऐसे की तरफ पूरा होगा। क्लियर है? तो ये सर्कल बना रहा है एक इमेजिनरी सर्कल, जो एक्चुअल में है नहीं बट इमेजिनरी है। इस इमेजिनरी सर्कल का ये सेंटर पॉइंट नहीं है क्या? तो हम यही कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? इट इज एन सेंटर ऑफ इमेजिनरी सर्कल। क्लियर हो गई बात? कि एक इमेजिनरी सर्कल है, उसका जो सेंटर पॉइंट है उसे कहेंगे हम सेंटर ऑफ इमेजिनरी सर्कल या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसका इमेजिनरी सर्कल किधर पूरा होगा बच्चों? वो इधर पूरा होगा। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा? इधर होगा। क्लियर हो गई बात? बहुत बढ़िया। तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं सी से। यहां तक बात क्लियर हो गई। 1 2 3 टर्म खत्म। प्रिंसिपल फोकस, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, कई बार बोर्ड में 1 नंबर में आ भी चुका। व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस? तो प्रिंसिपल फोकस कैसे समझेंगे आप? तो देखिए, प्रिंसिपल फोकस समझने से पहले एक काम करते हैं, पहले हम प्रिंसिपल एक्सिस समझ लेते हैं, तो ताकि ये अच्छी तरह समझ में आ जाए प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जो लाइन पास होती है उसे आपसे कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन सी से भी जा रही है, पी से भी जा रही है, इसका मतलब ये लाइन कौन सी है? प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें ये वाली लाइन देखो, सी से भी पी से भी। तो इतनी बात समझ में आए। तो प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी लाइन है? जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होती है उसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। बहुत बढ़िया। अब आपको समझ में आएगा बच्चों प्रिंसिपल फोकस क्या है। देखो, अब मैं ये वाली टर्म्स हटा रहा हूं क्योंकि ये आप पढ़ चुके हो, ठीक है। नोट्स बना लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और जो जो मैंने नोट्स लिखे हैं आप उन्हें बना लो। अब पढ़ेंगे प्रिंसिपल फोकस। मान लो आप एक कॉनकेव मिरर ले लो, ये रहा कॉनकेव मिरर।
ये इसकी कौन सी साइड है बच्चों, नॉन रिफ्लेक्टिंग, और ये वाली साइड कौन सी है, रिफ्लेक्टिंग। नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड में हम क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं सिल्वर कलर का, जैसे हमने प्लेन मिरर पीछे की साइड पेंट कर रखा है, क्योंकि वहां से रिफ्लेक्शन नहीं होता। तो इस वाली से रिफ्लेक्शन होता है, बहुत बढ़िया। अब इसकी हम क्या कर लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं। तो ये पोल हो गया, ये हमारा फोकस पॉइंट, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि हमें प्रिंसिपल फोकस समझना है ये होता क्या है। तो प्रिंसिपल फोकस कैसे समझेंगे, तो मान लो बहुत दूर से इंफिनिटी से लाइट रेज आ रही है, मान लो सन से आ रही है। तो जो लाइट रेज बच्चों बहुत दूर से आती हैं, याद रखें, जो लाइट रेज बहुत दूर से आती है, जैसे सन से लाइट रेज आ रही है अर्थ पर, तो बहुत दूर से आ रही है, तो उन लाइट रेज को हम क्या मान लेते हैं, उन लाइट रेज को हम पैरेलल मान लेते हैं। तो ये लाइट रेज देखो पैरेलल है एक दूसरे के पैरेलल तो है ही, और साथ में किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के भी। तो हम कह देते हैं कि द लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जब वो मिरर पर पड़ेंगी और उनका रिफ्लेक्शन होगा, तो वो बच्चों कहां से जाएंगी, वो जाएंगी फोकस से। तो जिस पॉइंट से वो जाती हैं उस पॉइंट को कहते हैं हम फोकस पॉइंट। तो ये लिखा हमने, ये वो पॉइंट है वेयर लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी कि रिफ्लेक्शन होने के बाद जिस पॉइंट से ये पैरेलल लाइन जाती है उसे कहते हैं प्रिंसिपल फोकस पॉइंट। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। और इसका सिंबल क्या है, एफ। तो ये बात आपको समझ में आ गई। कुछ और टर्मिनोलॉजीज हैं, एक दो रह गई, पढ़ लेते हैं। जैसे कि बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये क्या वाला है, तो सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम बच्चों आर से। रेडियस, बेसिकली रेडियस ऑफ कर्वेचर एक तरह का डिस्टेंस है। कौन सा डिस्टेंस है, देखो बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का जो डिस्टेंस होगा, यानी कि सर्कल की रेडियस को ही हम बोलते हैं बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर। याद रखेंगे, सो इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन, लिख लेंगे यहां पे, इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन C एंड P। इतनी बात हमें समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। नेक्स्ट क्या है, और लास्ट टर्म है हमारी फोकल लेंथ। अभी आपने पढ़ा फोकस पॉइंट, आप पढ़ेंगे फोकल लेंथ। लेंथ से समझ में आ रहा है, यानी कि ये भी एक तरह की डिस्टेंस है। तो बच्चों ये डिस्टेंस किस किस के बीच की है, फोकस पॉइंट एंड पोल के बीच की। तो बच्चों फोकल लेंथ हो गई, फोकल पॉइंट और पोल के बीच की लेंथ को हम बोलते हैं क्या, फोकल लेंथ। क्लियर हो गई बात, बहुत बढ़िया। अब क्या पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ रहे हैं एक रिलेशन किस किस के बीच का, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के बीच का। चलिए देखिए, तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इस रिलेशन का प्रूफ क्लास 12th में होता है, और इसके ऊपर यहां क्या पढ़ते हैं, तो यहां पर केवल फॉर्मूला है हमारे पास क्लास 10th में, और इसके ऊपर बेसिक से न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं हम रिलेशनशिप बिटवीन किस किस के, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। इन दोनों के बीच के क्या रिलेशनशिप है बच्चों। तो इनकी रिलेशनशिप देखिए क्या है, इनकी रिलेशनशिप होती है R इक्वल्स टू 2F, या फिर ऐसे लिख लो F इक्वल्स टू R/2। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसका मतलब ये हो गया सीधा सीधा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा क्या है, फोकल लेंथ। याद रखेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा क्या है, फोकल लेंथ, या फिर फोकल लेंथ का दुगना क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ गए, बहुत ही बेसिक चीज है, ठीक है। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देखिए क्वेश्चन। अगर हम बोला इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20 सेंटीमीटर देन फाइंड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ फाइंड करो। तो बहुत ही बेसिक सी चीज है, आपको पता है क्या क्या। पहले तो गिवन लिख लो, आर गिवन है आपको 20 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर, और पूछा गया आपसे फोकल लेंथ पूछी है। सिंपल सी बात है, आप निकाल लेंगे। तो एफ का फॉर्मूला क्या होता है, R/2। तो कितना हो गया, 20/2, यानी कि 10 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, आ गया समझ में। एक बात बच्चों याद रखें, ऐसे न्यूमेरिकल जब आप करेंगे तो इनमें यूनिट का जरूर ध्यान दें, क्योंकि अगर यूनिट सही नहीं हुई आपकी तो न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। जैसे मैं एक घुमा के देता हूं, आप ध्यान देंगे। पहले ये उतार लिया, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, मान लो इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20 mm
ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट करो फोकल लेंथ। तो हम बोल देते हैं कैलकुलेट करो फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। ठीक है, एमएम में तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है और आपसे सेंटीमीटर में क्या पूछिए, फोकल लेंथ। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जो हमें गिवन है आर गिवन है 20 mm, इसको सेंटीमीटर में कर लो। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो एक रिलेशन पता है, ये हटा रहा हूं, क्या रिलेशन पता है, तो भैया आपको रिलेशन पता है कि 1 सेंटीमीटर होता है 10 mm। अब हमें 10 mm से डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है, 10 से डिवाइड करें मल्टीप्लाई करें। ये देखिए, तो मैंने आपको बताया था छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा, छोटे से बड़े में करते हैं डिवाइड, बड़े से छोटे में मल्टीप्लाई। तो आपको mm से सेंटीमीटर में जाना है, यानी कि छोटे से बड़े में जाना है, यानी कि डिवाइड करना है, यानी कि 10 से डिवाइड करना है। तो 10 से डिवाइड कर दो। जब इसे आपने 10 से डिवाइड करा तो ये बच्चों कितना बना, 2 कितना कितना 2 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आपको फोकल लेंथ निकालनी है, तो फोकल लेंथ r/2 होता है, तो यानी कि 2 सेंटीमीटर बाय 2 यानी कि 1 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। ठीक है, तो कन्वर्जन आपको आना चाहिए यूनिट का, बहुत ही बेसिक चीजें हैं ये, मैं समझता हूं आपको ये आ गया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे क्या करेंगे, तो आगे करेंगे, अब हम पढ़ने जा रहे हैं रूल्स। क्या है रूल्स, पहले तो आप बेसिक चीजें समझिए। देखिए, आपके पास यहां पर कॉनकेव कॉन्वेक्स जो है मिरर और लेंसेस, तो कॉनकेव में भैया मिरर भी है, ठीक है, और कॉनकेव में भैया लेंस भी है। यहां भी ऐसी मिरर है और लेंस भी है। मतलब क्या कहा सर आपने, ये तो चैप्टर मिरर्स जो चैप्टर है वो है रिफ्लेक्शन वाला, रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जो लेंस है बच्चों वो किस में है, वो है रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर में। यानी कि आगे वाला जो आप चैप्टर पढ़ेंगे उसमें कौन कौन आएंगे, रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर में लेंसेज आएंगे। ठीक है, आगे क्या बताएंगे आप, आगे ये बताएंगे कि बच्चों अब हमें कुछ केसेस करने होंगे। कैसे केसेस, कि भाई ऑब्जेक्ट कहां रखा, इमेज कहां बनी, ठीक है, ऐसे वाले केसेस। तो इसमें जैसे ऑब्जेक्ट सी पर रख दिया तो इमेज कहां बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ रख दिया तो इमेज कहां बनेगी। तो हमें बेसिकली क्या करना है कि जब लेंस के सामने, जब मिरर के सामने ऑब्जेक्ट आएगा, मान लो ये है मिरर, ठीक है, अब इसके सामने ये ऑब्जेक्ट आ गया, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी किस पर, इस मिरर में। तो उसके रूल्स क्या होंगे, तो वो रूल्स हमें पढ़ने हैं। तो आपको बता देता हूं मैं इसमें, देखो इन सबके 6 केसेस हैं बच्चों। शॉर्ट करने का तरीका मैं बताऊंगा आपको, 6 केसेस इसके, 6 केसेस के, 6 केसेस के, 6 केसेस के, ठीक है, समझ में आ गई बात। और इनके केस पढ़ने से पहले कुछ रूल्स डिसाइड करने होते हैं। ये केस करने से पहले कुछ इमेज फॉर्मेशन के रूल्स पता होने चाहिए, तब हम वो बातें करेंगे। क्लियर, तो हम पहले रूल्स पढ़ेंगे, उसके बाद इनके केस पढ़ेंगे, इमेज कैसे बनती है। तो अभी मैं आपको जो नेक्स्ट स्लाइड दिखाऊंगा उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं रूल्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं, तो शुरू कर रहे हैं। तो ये आ गए आपके सामने स्लाइड, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस। तो बच्चों ये वो पर्टिकुलर रूल्स हैं जो आप फॉलो करेंगे केस बनाते वक्त। 4 रूल हैं, यही 4 रूल आपको फॉलो करने हैं। आपको एक बात बता देता हूं, जो रूल मैं आपको कॉनकेव में पढ़ा रहा हूं ये रूल सेम रहते हैं कॉन्वेक्स में। क्लियर, याद रखें, सेम रहते हैं कॉन्वेक्स में। तो जब हम कॉन्वेक्स के केसेस पढ़ेंगे तब वो पढ़ेंगे, उसके रूल्स पढ़ेंगे, रहेंगे यही, बट वो अलग से बनाएंगे। बट फिलहाल हमने ये रूल्स हैं कॉनकेव मिरर को इमेज फॉर्मेशन कराने के लिए, जो 6 केसेस हम पढ़ेंगे उसके लिए। तो रूल नंबर 1 समझ लीजिए, मान लो जब भी कोई लाइट रे आएगी किस पर, मिरर पर, अगर वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस ये रही जो सेंटर और फोकस और पोल से पास होती है, ठीक है, अगर वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो उसे कहां से कन्वर्ज होकर जाना पड़ता है, उसे कहां से पास होना पड़ता है, फोकस पॉइंट से। तो रूल नंबर 1 कहता है whenever the ray parallel to principal axis, लिख भी सकते हैं इस बात को, रूल नंबर 1 को मैंने सिर्फ बनाया, whenever the ray parallel to principal axis it will pass from focus। ठीक है, तो पहला रूल समझ में आ गया, whenever ray parallel to principal axis it will pass from focus after reflection। रूल नंबर 1 क्लियर। रूल नंबर 2 पा रहे हैं। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है,
रूल नंबर 2 कह रहा है whenever ray passing from center of curvature and after reflection it go back from the same path, यानी कि जब भी कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पड़ेगी तो वो सेम पाथ फॉलो करेगी वापस आने के लिए। क्लियर हो गई बात? तो whenever a ray passing from center of curvature it will pass from same path, यानी कि और यहां पर बच्चों एंगल आई एंगल आर कितना होता है आपको पता होगा। ये कौन सा वाला केस हो गया? 90 वाला। जब कोई रे 90 डिग्री पे पड़ती थी तो वो सीधी निकल जाती थी, तो ये वही वाला केस है, यानी कि यहां पर जरूर क्या एंगल बनना होगा? 90 बनना होगा। ठीक है, आगे रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 कहता है whenever a ray passing from focus, जब भी कोई रे फोकस से जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी? वो पैरेलल हो जाएगी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। आप देखिए ये वाला रूल और ये वाला रूल दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, यानी कि प्रिंसिपल पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से पास होगी, और अगर फोकस से जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। क्लियर? रूल नंबर 4 और लास्ट रूल कौन सा रूल है? क्या कहता है? मान लो कोई लाइट रे सीधा जाके पोल पे पड़ जाए, पोल पे, तो वो कुछ एंगल बना रही होगी आई, तो रूल ये कहता है कि जितना एंगल आई बनाएगी उतना एंगल आर बना के वो वापस निकल जाएगी। क्लियर? तो एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होगा, मतलब व्हेनेवर अ रे फॉलिंग डायरेक्टली ऑन द पोल इट विल मेक द सेम एंगल एंड रिवर्ट बैक। क्लियर हो गई बात? यानी कि वो सेम एंगल बना के वापस चली जाती है। तो ये 4 कुछ रूल है, याद कर लेते हैं बिना देखे कि पहला क्या है? जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी फोकस से पास होगी। दूसरा क्या था? दूसरा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो वापस भी सेम पाथ से आएगी। तीसरा था कि फोकस से पास होगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। चौथा था कि अगर पोल पे पड़ती है तो सेम एंगल बना के वापस आएगी। तो 4 रूल है, बहुत आसान है। अभी शायद आपको हार्ड लग सकता है, बट मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं जैसे जैसे आप क्लास को आगे बढ़ेंगे 2-3 बार देखेंगे आपको ये चीजें बहुत अच्छी तरह से याद हो जानी है। अब क्या करेंगे? अब हम 6 के 6 केस करेंगे। किसके करेंगे? 6 केसेस पढ़ने जा रहे हैं, किसके? कॉनकेव मिरर के। याद रखना, कॉनकेव मिरर के। चलिए, तो मैं आपको पहले 6 केसेस का ओवरव्यू दे देता हूं कि हम क्या क्या करेंगे केसेस में। तो देखिए, सबसे पहले हम हर केस में एक ऑब्जेक्ट का साइज बताएंगे, सॉरी ऑब्जेक्ट पोजीशन हम बताएंगे, ऑब्जेक्ट पोजीशन कि भैया ऑब्जेक्ट कहां है। दूसरा क्या बताएंगे? इमेज पोजीशन, यानी कि इमेज कहां बनी, इमेज की पोजीशन। ये आपको हर केस में करना ही है, याद रखना। तीसरा क्या बताएंगे? इमेज का साइज कि भैया इमेज का साइज छोटा बना, बड़ा बना, सेम साइज बना, कैसा बना। तीसरी चीज क्या बताएंगे? और लास्ट चीज है नेचर। नेचर में हम बच्चों बताने वाले हैं कि वो रियल, इन्वर्टेड, इरेक्ट, क्या वर्चुअल क्या है। रियल एंड इन्वर्टेड में, रियल एंड वर्चुअल में से क्या है, और इन्वर्टेड एंड इरेक्ट में से क्या है। क्लियर? ये आपको 2 चीजें बतानी पड़ेंगी। तो ये हम बताएंगे हर केस में, याद रखना। और फिर 6 के 6 केस करने के बाद इसी के ऊपर एक टेबल बना लेंगे ताकि माइंड में सेटअप बन जाए। ठीक है, चलिए तो आगे करते हैं इसे। पहले मैं आपको सारी पोजीशन बता रहा हूं, उसके बाद हर एक पोजीशन को डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसे ये आपका कोई कॉनकेव मिरर है, इसमें ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको पोजीशंस बताता हूं, पहले याद रखो। देखो, ये वाली पोजीशन, मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है तो ये पोजीशन कहलाएगी बिटवीन एफ एंड पी। कोई ऑब्जेक्ट एफ पे रखा हुआ है तो वो पोजीशन कहलाएगी एट एफ। कोई ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है तो वो पोजीशन कहलाएगी बिटवीन सी एंड एफ। कोई ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है तो कहलाएगी एट सी। कोई ऑब्जेक्ट बच्चों सी से इधर रखा हुआ है पीछे तो कहलाएगा बियॉन्ड सी। कोई ऑब्जेक्ट सी से बहुत दूर यानी कि यहां रखा हुआ है तो कहलाएगा इंफिनिटी। तो बच्चों ये 6 केस हो गए। तो हम कौन कौन से केस पढ़ने जा रहे हैं? एट इंफिनिटी, बियॉन्ड सी यानी कि यहां वाला, एट सी ये वाला, बिटवीन सी एंड एफ यानी कि यहां एट एफ यहां पर, और बिटवीन एफ एंड पी। ठीक है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 केस हो गए। तो ये 6 ऑब्जेक्ट की पोजीशन के लिए हम इमेजेस बनाएंगे और उनका साइज बताएंगे, नेचर बताएंगे। हर केस में ये हमें बच्चों करना ही है। क्लियर हो गई? ऐसे करवाऊंगा ये केस ताकि आपको बहुत इजी लगे। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, पहला केस कर रहे हैं। पहला केस बच्चे पढ़ेंगे स्टार्टिंग से, कौन सा वाला? इंफिनिटी। हम बच्चों पीछे से आगे आएंगे, ठीक है, पीछे से आगे आएंगे। देखो, इंफिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी,
बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ, बिटवीन एफ एंड पी। क्लियर? तो पीछे से आगे बढ़ते हुए मैं आपको लेकर आऊंगा। क्लियर हो गई बात? स्टार्ट कर रहे हैं। पहला केस ये रहा। तो ये रही बच्चों वो टेबल जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो चलिए पहला केस कर रहे हैं। 6 के 6 केस जो मैंने अभी आपको बताए थे, इंफिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी। तो देखो इंफिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ, बिटवीन एफ एंड पी। तो हम धीरे धीरे आगे जाते जा रहे हैं। सारे केस में इमेज कैसे बन रही है अभी हमने रूल्स पढ़े थे, उन रूल्स के बेसिस पे इमेज बनाएंगे। तो सबसे पहले हम उठा रहे हैं केस नंबर 1 एट इंफिनिटी, जो सबसे पीछे है। ठीक है, देखिए ये कौन से मिरर के लिए? कॉनकेव मिरर के लिए। सारे सब में कॉनकेव मिरर है। तो ये हो गया कॉनकेव मिरर का पहला केस, एट इंफिनिटी है। कौन है इंफिनिटी बच्चों? हम बता रहे हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है। क्लियर? चलिए तो पहला देखिए ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है। तो हमने ये जो ए बी लिखा है, सब में बच्चों जो ए बी है वो ऑब्जेक्ट है, और ए डैश बी डैश जो है बच्चों वो इमेज है, याद रखना। तो ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है। पहले में देखिए इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट, तो इंफिनिटी से अभी मैंने बताया था पैरेलल रेज आती है। तो देखो ये पैरेलल रेज आ रही हैं। क्लियर हो गई बात? तो दो पैरेलल रेज हैं, दोनों स्ट्राइक हुई। एक जो इधर वाली गई है वो एंगल आई बनाया उसने, पोल पर गई है। और मैंने आपके लिए पोल पे रूल बताया था, जो पोल पे जाती है सेम एंगल बना के रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। ठीक है? और दूसरी रे भी आई है, वो ऐसे रिफ्लेक्ट बैक हो गई। तो दो रे आई, दोनों रिफ्लेक्ट हुई, और कहां पर जाके मीट हुई? दोनों ये मीट हुई फोकस पे, फोकस पॉइंट पे जाके मीट हुई। यानी कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो हमारी इमेज कहां जाके बनी? वो बनी फोकस पे। यानी कि जहां पर दो रे मिलती हैं बच्चों, याद रखना, वेयर एवर टू रेस मीट्स द इमेज फॉर्म्ड। यानी कि जहां पर भी दो रे मिलेंगी वहां पर क्या बन जाएगी? इमेज। क्लियर? तो यहां पर ए डैश बी डैश क्या बन गई? इमेज बन गई। अब हर इमेज का बच्चों आपको नेचर बताना है। और एक चीज और याद रखें, इमेज में जब आप लाइंस दिखाएंगे लाइट की जो आ रही है जा रही है, उन पे एरो जरूर बना ले। देखो ये लाइट रे आ रही है और ये लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन जा रही है। क्लियर? तो ए डैश बी डैश क्या बन गई? इमेज बन गई। सबसे पहले नेचर बताएंगे। नेचर में 3 चीज बतानी है। इमेज की पोजीशन कहां पर है, इमेज का साइज कैसा है, और उसका रियल इन्वर्टेड या फिर वर्चुअल इरेक्ट में से क्या है, ये बताना है। तो इमेज की पोजीशन है सबसे पहले एट एफ, यानी कि इमेज बन रही है कहां पर? फोकस पे। तो हमने लिख दिया एट एफ। अब नेचर क्या है? देखो बच्चों इंफिनिटी से रेज आ रही हैं और वो एक्चुअल में मीट हो रही हैं। मैंने आपको बताया था जब मैंने रियल लास्ट लेक्चर में बताया था, जब मैंने रियल और वर्चुअल के बीच का डिफरेंस बताया था, मैंने बताया था जब रेज एक्चुअल में मिलती हैं तो उन्हें कहते हैं रियल, और जब एक्चुअल में नहीं मिलती डॉटेड लाइन से दिखाते हैं उसे बोलते हैं बच्चों वर्चुअल। ठीक है? तो यहाँ पर रे एक्चुअल में मीट हो रही है फोकस पे, तो ये कहलाई रियल इमेज। तो यानी कि वर्चुअल तो है नहीं है, ये क्या है? रियल है। तो हमने लिख दिया आर, रियल। उसके बाद ये बच्चों देखो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रही है। इरेक्ट और इन्वर्टेड मैंने बताया था आपको, जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है वो इरेक्ट, जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है वो इन्वर्टेड। तो ये बच्चों इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, तो क्या लाई? इन्वर्टेड। तो यानी कि नेचर हो गया रियल एंड इन्वर्टेड। अगली बात साइज इमेज का। तो साइज देखिए, मैंने आपको एक चीज और बताई थी इसी लेक्चर में, जो चीज इंफिनिटी पे होती है उससे रे पैरेलल आती हैं। अब एक चीज और याद रखो कि भैया जो इंफिनिटी पे है, ठीक है, जो भी चीज इंफिनिटी पे है वो बहुत बड़ी है। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझिए, सन हमसे बहुत दूर पे है, अर्थ से बहुत दूर है सन। क्लियर? तो वो हम ये मान सकते हैं कि वो इंफिनिटी डिस्टेंस पे है, तो उससे रेज आ रही हैं, तो एक तो हम ये मान के चलते हैं उससे रे पैरेलल आ रही हैं। दूसरी बात हम ये मानेंगे कि जो भी चीज इंफिनिटी पे है वो बहुत बड़ी है, क्योंकि सन का एग्जांपल लें तो सन अर्थ से बहुत बड़ा है। क्लियर? तो हम ये मान के चलेंगे कि जो भी चीज इंफिनिटी पे है वो बहुत बड़ी है। तो यानी कि जो ऑब्जेक्ट था वो तो बच्चों बहुत बड़ा था, क्लियर, क्योंकि वो इंफिनिटी पे था, बट उसकी जो इमेज बनेगी वो बहुत छोटी बन रही है। ये देखो ए डैश से बी डैश तक की जो लेंथ है वो बहुत छोटी है। तो हम कह रहे हैं हाईली डिमिनिश। तो इमेज कैसी बनी है? हाईली डिमिनिश, यानी कि हाईली छोटी। क्लियर होगी बात? तो ये पूरा पूरा नेचर हो गया पहले केस का। पहले केस को समझाने में ज्यादा जोर देना था, अब बाकी केस आप खुद भी समझ जाओगे। देखो कैसे। केस नंबर 2 पढ़ते हैं। इंफिनिटी वाला केस हो गया है, अब बढ़ रहे हैं बियॉन्ड सी पे। तो बियॉन्ड सी रखा हमने ऑब्जेक्ट। अब बियॉन्ड सी जब ऑब्जेक्ट रखा तो ऑब्जेक्ट है ए बी, उससे दो रे निकली। पहली रे गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कहां से पास होगी? फोकस से, रूल्स के हिसाब से। दूसरी रे गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वापस कहां से आएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जहां पर ये दोनों रे मिली वहां पर क्या बन गई? इमेज ए डैश बी डैश। क्लियर हो गई बात? ठीक है। तो रियल में एक्चुअल में मिल रही है तो ये हो गई रियल, और नीचे बन रही है तो इन्वर्टेड, यानी कि रियल इन्वर्टेड।
बंद कर रही है इमेज सी और एफ के बीच में, तो बिटवीन एफ एंड सी, रियल एंड इन्वर्टेड, और ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है तो इसे लिख दिया डिमिनिश। ठीक है, क्लियर। केस नंबर 3 एट सी, देखिए इसमें देखिए ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है, एट सी, तो ये फोकस है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, सी। तो ऑब्जेक्ट सी पर है, तो सी से उससे दो रे लिख ली, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो कहां से पास हो गई, फोकस से। एक गई कहां से, फोकस से गई, तो कहां क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये कहां पर मिली, एट सी पर ही मिली। तो सर ये क्या बात हुई, तो ये वाला केस बच्चों ऐसा ही है कि ए बी सी पर, जो सी पर ही ऑब्जेक्ट है और सी पर ही क्या बन रही है, इमेज बन रही है। तो पहली बात, ऑब्जेक्ट ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, सी पर, और इमेज की पोजीशन कहां है, वो भी सी पर। इमेज एक्चुअल मिल रही है रियल, नीचे बन रही है इन्वर्टेड, क्लियर। और ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज कैसा, दोनों का सेम है, तो सेम साइज, तो ये भी लिख दिया आपने, क्लियर। केस नंबर 4 पर आ रहे हैं। अब 4 देखिए, 4 में अब आगे बढ़ेंगे, सी से आगे कहां, बिटवीन सी एंड एफ। तो बच्चों ये हो गया आपका सी और ये हो गया एफ, इन दोनों के बीच में ये रखा ए बी ऑब्जेक्ट। अब इससे दो रह गई, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो फोकस से पास हो गई, ये जा रही, एक जाएगी सी से, तो देखो सी से गई और वापस भी कहां से आएगी, सी से, तो ये दोनों कहां मिली, इस पॉइंट पे मिली। ये पॉइंट कहां है, बियॉन्ड सी, तो ए डैश बी डैश, देखो बियॉन्ड सी तो इमेज बन रही है, रियल है क्योंकि एक्चुअल मिल रही है, और इन्वर्टेड है नीचे बन रही है। और देखो ये ऑब्जेक्ट का साइज है और ये इमेज का साइज है, यानी कि इमेज मैग्नीफाई हो गई, इमेज बढ़ गई, तो इमेज मैग्नीफाई। पांचवा केस देखो, पांचवा केस में अब ऑब्जेक्ट कहां होगा, फोकस पे, तो ये ऑब्जेक्ट है फोकस पे। अब आप देखिए दो रे निकल रही हैं, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहां से पास होगी, वापस फोकस से, और एक एट सी से जा रही है, तो वापस भी कहां से आएगी, सी से। तो ये बच्चे रे पैरेलल रे हैं, और ये कहां मिलती है, पैरेलल रे, हम मानते हैं पैरेलल रे मिलती है कहां पर जाके, इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पे मिल रही है, हम मान रहे हैं इन्फिनिटी पे मिल रही है, तो पहले तो इमेज पोजीशन कहां होगा, इन्फिनिटी, और हमने ये माना है कि इन्फिनिटी पे मिल रही है, तो यानी कि मिल रही होंगी तो कैसी होगी, रियल, रियल। और ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मिल रही है, तो क्या हो गई, इन्वर्टेड, क्लियर। और जो भी चीज इन्फिनिटी पे होती है वो बहुत बड़ी होती है, ये बात हम कर चुके हैं, तो यानी कि ये कैसी हो गई, हाईली मैग्नीफाइड। ठीक है, लास्ट केस है बच्चों, बिटवीन एफ एंड पी, क्लियर। यही केस है जो हमें रिमेंबर रखना, अभी मैं आपको समझाऊंगा कैसे। देखिए पहले तो एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट है, बहुत बढ़िया है, और ये रहा ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट से दो रे लिख ली, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, वो फोकस से पास हो गई, और एक एट सी जा रही है, तो वो भी कहां जा रही है, एट सी से वापस आ गई। बट इसमें एक चीज ये है कि ये दोनों रे इस बार पैरेलल नहीं है, ना ही कन्वर्जिंग है, ये कैसी रे हैं, डाइवर्जिंग रे हैं। ठीक है बच्चों, तो डाइवर्जिंग रे कहां मिलती है, पीछे बैक साइड में मिलती हैं। तो देखो ये बैक साइड हमने एक्सटेंड कर दी डॉटेड लाइन से, तो कहां मिल रही है, ए डैश बी डैश पे। तो आप इसका नेचर बताओ, तो सबसे पहले नेचर में कहा क्या बताना होता है, पोजीशन ऑफ इमेज। तो ये कहां मिल रही है, ये मिल रही है बिहाइंड द मिरर। तो ये मैं आपको देखो, ये हो गया मिरर, और मिरर के पीछे मिल रही है, तो इसका नेचर में पोजीशन ऑफ इमेज क्या लिखेंगे, बिहाइंड द मिरर। ठीक, अगली चीज क्या बतानी है कि भैया रियल है वर्चुअल है, तो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रखा है, इसका मतलब एक्चुअल में नहीं मिल रही, क्या है, वर्चुअल है। और क्या बात है इसमें, इरेक्ट है, इन्वर्टेड है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो इसका मतलब इरेक्ट हो गई। ठीक है, तो यानी कि वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो इसमें हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब बताइए साइज कैसा है इसका बच्चों, इसका साइज है एनलार्ज। क्यों एनलार्ज, क्यों, ये देखो ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज, इमेज का साइज बड़ा है किससे, ऑब्जेक्ट के साइज से। तो ये हमारे 6 केस हो गए, क्लियर। इसके अंदर अब हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें सारे के सारे केस हम अरेंज कर देंगे और उनसे कुछ कंक्लूजन निकालेंगे, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। तो अगली स्लाइड जो आप देखोगे उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं अगली स्लाइड। देखिए तो भैया ये आ गए टेबल, जो अभी तक आपने 6 केसेस पढ़े हैं उन सबका ये है कंक्लूजन। तो आप अपने जो नोट्स बनाए हैं आपने 6 केसेस के, ठीक है बच्चों, वो नोट्स देखिए और इन्हें देखिए टेबल को, वो मैंने यहां पर बना दिया है। तो ऑब्जेक्ट पोजीशन जब बच्चों इन्फिनिटी पे थी तो इमेज कहां बनती थी, एट एफ, क्लियर। और उसका साइज कैसा होता, हाईली डिमिनिश, और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, ये सारी बातें लिख दी हैं। जब बियॉन्ड सी होती थी तो कहां बनती थी, बिटवीन एफ एंड सी। इमेज साइज कैसा होता था, डिमिनिश, और नेचर कैसा होता, रियल इन्वर्टेड। एट सी होती थी तो एट सी ही बनती थी, और इमेज का साइज सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड।
बिटवीन एफ एंड सी होती थी तो कहां बनती थी, बियॉन्ड सी। इमेज का साइज मैग्नीफाइड, रियल एंड इन्वर्टेड। जब एट एफ होती थी तो इमेज का बनती थी, इन्फिनिटी, हाईली मैग्नीफाइड, रियल एंड इन्वर्टेड। जब बिटवीन एफ एंड पी, ये गलत लिखा गया, बिटवीन एफ एंड पी, तो इमेज का बनती थी बिहाइंड द मिरर, एनलार्ज होती थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। एक चीज याद रखने वाली है, अब देखो आपको वो 6 के 6 केस कैसे याद रखने हैं, बहुत ही शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं, याद रखेंगे। देखिए इसमें से आप 2 केस देखो, पहले तो एट इंफिनिटी 1 और 5th। आप ये देखो, ये जो 1 वाला केस है और ये जो 5th वाला केस है, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। यानी जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो इमेज का बनेगी, फोकस पे, और जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इमेज का बनेगी, इंफिनिटी पे। तो ये याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें, क्लियर होगी बात, ठीक है। अगला केस देखो, अब ये वाले देखो, सेकंड वाला केस और कौन सा, 4th वाला केस। इसमें देखो, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज बनती है बिटवीन एफ एंड सी, और जब ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी है तो इमेज कहां बनती है, बियॉन्ड सी। तो 2 केस ये भी याद हो गए, कोई याद करने की जरूरत नहीं। तीसरा केस देखो, ये वाला, जब ऑब्जेक्ट एट सी है तो इमेज भी कहां बनेगी, एट सी। तो बच्चों मेरे हिसाब से ये 5 केस याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं, यानी कि याद हो सकते हैं। यानी कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी, इमेज फोकस, जब ऑब्जेक्ट फोकस तो इमेज इंफिनिटी, एक दूसरे के उल्टे, ऐसे याद हो सकते हैं। बहुत बढ़िया। सिर्फ आपको एक केस याद करना, कौन सा, बिटवीन एफ एंड पी। जब ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी होगा तो इमेज कहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर। ये बातें क्लियर हो गई, क्लियर। अब नेचर पाते हैं। आप ये देखो 5 के 5 केसों में नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। केवल एक केस है एफ एंड पी वाला जिसमें इमेज का नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यानी कि नेचर भी याद करने की जरूरत नहीं है, इजी हो गया होगा, ठीक है। अब साइज पाते हैं, भैया साइज कैसा याद होगा, तो उसका भी बेस्ट एग्जांपल देता हूं आपको। देखो आप ऐसे समझो, मान लो ये आपका मिरर है और ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये पॉइंट हो गया पोल, ये पॉइंट हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सी, एट इंफिनिटी, ठीक है। आप देखो हम ऐसे आगे की तरफ आ रहे हैं, इंफिनिटी से आए, फिर बियॉन्ड सी आए, फिर एट सी आए, फिर बिटवीन एफ एंड सी आए, फिर एट एफ आए, बिटवीन एफ एंड पी आए, यानी कि पीछे से आगे आ रहे हैं। तो पीछे से जब आगे आ रहे हैं तो देखना, जब हम बिल्कुल पीछे थे तो इमेज कैसी बनती थी, बहुत ही छोटी, हाईली डिमिनिश, यानी कि इंफिनिटी पे जब थे, क्लियर। जब थोड़ा सा पास आए यानी कि बियॉन्ड सी आए तो इमेज थोड़ी सी बढ़ गई, बट अभी भी कैसी है, छोटी है, डिमिनिश, क्लियर। जब हम एट सी पर आए तो इमेज का साइज और बढ़ गया और उतना ही हो गया जितना ऑब्जेक्ट का साइज है, यानी कि सेम साइज, क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे बिटवीन एफ एंड सी, तो इमेज का साइज बढ़ गया, मैग्नीफाइड, यानी कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज को भी पार कर गया, क्लियर। और एट एफ आ जाए तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब पीछे से आगे आते हैं तो इमेज का साइज धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्लियर हो गई बच्चों, आई समझ में। एट सी तक आने पर तो लेवल सेम होगा और सी के बाद इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से भी बढ़ने लगेगा। तो ऐसे आपको ये टेबल याद रखनी है, बहुत इजी तरीका बता दिया है मैंने। केस एक दूसरे को नेग्लेक्ट करते हैं, नेचर में केवल एक केस है वर्चुअल एंड डायरेक्ट का, और साइज पीछे से आगे आते वक्त बढ़ते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी। अब क्या करना है, तो आपने 6 केसेस पढ़ लिए, किसके, कॉनकेव मिरर के। अब क्या करेंगे, अब हमें कॉनकेव मिरर के बेस पर हमें कुछ न्यूमेरिकल करने हैं जो कि बेस्ड है मिरर फॉर्मूला के ऊपर। उस मिरर फॉर्मूला के न्यूमेरिकल को करने से पहले आपको पढ़ने हैं बच्चों क्या, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन रामबाण है किसका, न्यूमेरिकल्स का। याद रखेंगे जो जो अब मैं आपको रूल्स बताऊंगा न्यूमेरिकल्स के लिए, वो रूल जिस जिस बच्चों को याद होंगे उससे कोई भी न्यूमेरिकल नहीं अटकने वाला, ये मेरी गारंटी है, क्लियर हो गई बात। तो हम इस लेक्चर को कंटिन्यू रखते हैं और अब देखते हैं न्यूमेरिकल्स के साइन कन्वेंशन, ठीक है बच्चों। चलिए तो अगली स्लाइड कौन सी होगी, साइन कन्वेंशन के ऊपर, ओके। तो बच्चों अब हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। जो आपने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा, आपने सारा का सारा टेबल देखा, कैसे किस ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे इमेज कहाँ बनती है, जो भी आपने ये टेबल पढ़ा उस टेबल के बेसिस पर अब जानना, देखो आपको कितना आया, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फॉलोइंग पोजीशन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। यानी कि कोई कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पर रखा गया है,
ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपसे पूछा है कि विच पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विल प्रोड्यूस ये वाली इमेजेस, यानी कि इनमें से कौन सी पोजीशन ये वाली इमेज बनाएगी, कौन सी पोजीशन ये वाली और ये वाली। समझ में आ गई बात बच्चों, बहुत बढ़िया। अब ये बताओ, अगर कोई कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होगा? तो बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर दुगना होगा। ये बात हम पहले कर चुके हैं, न्यूमेरिकल भी किया हमने, किसके ऊपर? रिलेशनशिप बिटवीन एफ एंड आर के बीच में। तो मैं उसका डायग्राम यहां बना रहा हूं। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो देखिए डायग्राम देखिए पहले। तो मान लो ये कोई कॉनकेव मिरर है और इसका फोकल पॉइंट ये रहा, जो है कितना? 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी? इसका दुगना यानी कि 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बात हमें पहले से पता है। तो पहली बात पढ़ते हैं। पहला कह रहा है कि कौन सी पोजीशन के लिए ये वाली इमेज बनेगी? कौन सी? डिमिनिश रियल इमेज। डिमिनिश रियल इमेज, क्लियर। तो डिमिनिश कहां बनती है? देखो एक तो बनती थी हाईली डिमिनिश और एक बनती थी डिमिनिश। तो हाईली डिमिनिश तो इन्फिनिटी पे बनती थी जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता था, और डिमिनिश कहां बनती थी? बियॉन्ड सी। तो यानी कि सी के बाद, यानी कि कम से कम सी डिस्टेंस और उसके इतना बाद, यानी कि 20 से ज्यादा डिस्टेंस होना चाहिए। तो 20 से ज्यादा कौन सी पोजीशन में है बच्चों? इसमें 8 है, नहीं हो सकता। 15 नहीं हो सकता, 20 नहीं हो सकता, तो कौन सा? 25। तो पहला वाले के लिए आंसर कितना है? 25 सेंटीमीटर। क्लियर होगी बात? ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मैग्नीफाइड रियल इमेज। मैग्नीफाइड रियल इमेज कहां बनती है? देखो मैग्नीफाइड दो केस में बनती है। एक तो बनती है कहां पर? बिटवीन एफ एंड सी। ये बात सही है, बिटवीन एफ एंड सी। और एक बनती है बिटवीन एफ एंड पी। बट जो एफ एंड पी वाली थी वो बनती थी वर्चुअल, याद रखना, वो बनती थी वर्चुअल। और तो इसका मतलब एक ही केस है बिटवीन एफ एंड सी, जिसमें क्या बनती थी? रियल एंड इन्वर्टेड। तो उसने पूछा रियल इमेज और वो भी मैग्नीफाइड। तो एफ और सी के बीच में, एफ और सी के बीच में, यानी कि 10 से ज्यादा 20 से कम। तो 10 से ज्यादा 20 से कम कौन सा डिस्टेंस है? केवल एक ही डिस्टेंस है, 15। क्लियर बच्चों? तो इसका आंसर क्या हो गया? 15 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। थर्ड बार है। थर्ड कह रहा मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज। तो मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज कहां बनती है? बिटवीन एफ एंड पी। तो एफ एंड पी यानी कि 10 से कम कम होना चाहिए। ये पी पॉइंट है, ये एफ है, तो 10 से कम कम। और 10 से कम कौन सा है? केवल 8 सेंटीमीटर वाला। तो यानी कि थर्ड का क्या आंसर हो गया? 8 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। लास्ट पूछ रहा सेम साइज। सेम साइज कहां बनती थी? सेम साइज बनती थी एट सी। एट सी, तो एट सी यानी कि 20 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चों? 20 सेंटीमीटर। तो मैं समझता हूं आपको बहुत बढ़िया तरह से ऐसे क्वेश्चन करने आ गए होंगे। तो बच्चों आप ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल अटेम्प्ट करें, ठीक है। और लास्ट में वीडियो के मैं कुछ न्यूमेरिकल दूंगा, वो भी आप अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, ए कॉनकेव मिरर हैज फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। सीधा सीधा समझ में आ गया। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी हो गई बच्चों? जल्दी बताओ। 20 सेंटीमीटर। क्लियर। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, यानी कि ऑब्जेक्ट को कहां रखें? इन फ्रंट ऑफ अ मिरर टू ऑब्टेन सेम साइज रियल इमेज। सेम साइज का मतलब एट सी, और एट सी वाला डिस्टेंस कितना? 20। तो भैया आंसर क्या हो गया? हमें 20 सेंटीमीटर को ऑब्जेक्ट को रखना है ताकि उसकी रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज इमेज बने। बहुत ही इजी क्वेश्चन, इससे ज्यादा इजीएस्ट क्वेश्चन हो नहीं सकते। क्लियर होगी बात? अब क्या पढ़ेंगे? तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं मिरर फॉर्मूले के लिए कुछ पहले साइन कन्वेंशन। तो बच्चों साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको अभी भी बताया था थोड़ी देर पहले कि बच्चों सेट ऑफ स्ट्रक्चर है न्यूमेरिकल, जिसको सारे रूल्स पता है वो सारे न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर सकता है। तो साइन कन्वेंशन में मैं बेसिकली आपको रूल्स बताने वाला हूं, जिसको ध्यान में रखते हुए हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो अगली स्लाइड आपको मिलने वाली है साइन कन्वेंशन के ऊपर। स्टार्ट कर रहे हैं। ये तो ये रहा बच्चा साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन पढ़िए बड़े ध्यान से, ठीक है। तो पहला साइन कन्वेंशन है, ये साइन कन्वेंशन को रूल्स मानिएगा न्यूमेरिकल करने के लिए। मिरर फॉर्मूला से पहले मैं आपको साइन कन्वेंशन करा रहा हूं, ठीक है। पहला साइन कन्वेंशन है ऑल द डिस्टेंस इन राइट ऑफ द पोल टेकन एज पॉजिटिव। यानी कि बच्चों देखो ये है पोल, पोल का ये हो गया राइट वाला हिस्सा और पोल का ये वाला हो गया लेफ्ट वाला हिस्सा। अब जितने भी डिस्टेंस पोल के राइट में है वो पॉजिटिव लिए जाएंगे, जितने भी डिस्टेंस पोल के लेफ्ट में है वो सब नेगेटिव लिए जाएंगे। क्लियर है बात? जैसे एग्जांपल के तौर पर समझो कि मान लो रेडियस ऑफ कर्वेचर लेनी है आपको, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लो 20 सेंटीमीटर है।
अब 20 सेंटीमीटर प्लस लेना है माइनस, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है तो क्या लेंगे माइनस। बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब 2 पॉइंट ये हो गए, ऑल द डिस्टेंस इन राइट ऑफ द पोल पॉजिटिव, लेफ्ट ऑफ द पोल नेगेटिव, 2 क्लियर हो गए। अगला, ऑल द डिस्टेंस शुड मेजर फ्रॉम पोल, सारे के सारे डिस्टेंस बच्चों पोल से मेजर होने हैं, सब के सब, चाहे वो फोकल लेंथ हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो, इमेज का डिस्टेंस हो, बच्चों सब कहां से लिए जाएंगे पोल से। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट कह रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाले डिस्टेंस, यानी कि ऊपर डिस्टेंस या हाइट बोलेंगे यहां पे, प्रिंसिपल एक्सिस के अबव बिलो, इनको बोलते हैं हाइट। तो हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो हाइट होगी वो पॉजिटिव और नीचे जो हाइट होगी वो नेगेटिव। तो 2 पॉइंट ये हो गए, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हाइट जो है वो पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के राइट, पोल के राइट वाले डिस्टेंस पॉजिटिव, लेफ्ट वाले डिस्टेंस नेगेटिव, और सारे डिस्टेंस कहां से होते हैं पोल से। पांचों के पांचों पॉइंट बहुत क्लियर हो गए। स्फेरिकल मिरर के लिए है ये सारे के सारे केसेस, कॉनकेव में कॉन्वेक्स में सेम रहेंगे। क्लियर। तो अभी बता रहा हूं कॉन्वेक्स में नहीं लिखवाऊंगा, यही केस वहां पर भी वैलिड रहेंगे। चलिए, कुछ बातें जो हमें ध्यान में रखनी है, ये कुछ कंडीशन हमें बिल्कुल लेके चलनी है, वो मैंने नोट बना के लिख दिया। क्या कंडीशन है देखिए, पहली कह रहा है ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लेस इन लेफ्ट ऑफ द मिरर, यानी कि हमेशा 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 ऑब्जेक्ट कहां रखा जाएगा लेफ्ट साइड में, ऑब्जेक्ट कभी भी राइट साइड में नहीं रखा जाएगा। क्वेश्चन में बच्चों कभी भी नहीं कहेगा कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है, क्वेश्चन में आपको अंडरस्टूड है कि ऑब्जेक्ट हमेशा कहां है लेफ्ट में, और लेफ्ट के सारे डिस्टेंस कैसे हैं नेगेटिव, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसे लेना है नेगेटिव, याद रखना ये बात। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लेस्ड अबव प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी बच्चों वो हमेशा कैसी रहेगी पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि हमेशा वो ऑब्जेक्ट कैसे रहने वाला प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के सारे डिस्टेंस ऊपर अबव वाले डिस्टेंस कैसे हैं पॉजिटिव। क्लियर हो गई बात, यानी कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव एंड डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। एक बात बता देता हूं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का सिंबल होता है u, अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का सिंबल होता है ho। क्लियर। तो ho हमेशा कैसी रहेगी पॉजिटिव और u हमेशा कैसा रहेगा नेगेटिव। क्लियर बच्चों, ठीक है। चलिए आगे देखिए, लास्ट पॉइंट पढ़िए फोकल लेंथ का, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, इसे देखते हुए बच्चे बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं, अभी समझ लेंगे तो सब कुछ क्लियर रहेगा। फोकल लेंथ फॉर कॉनकेव मिरर नेगेटिव होती है और कॉन्वेक्स मिरर पॉजिटिव होती है। क्यों होती है थोड़ा सा बता देता हूं, देखो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, कॉनकेव मिरर बनना है ये सामने आपके, कॉनकेव मिरर का सर्कल किधर पूरा होगा लेफ्ट में होगा पूरा, सही बात है, तो इसका फोकस पॉइंट भी किधर होगा लेफ्ट में होगा, और लेफ्ट वाले डिस्टेंस कैसे हैं बच्चों सारे के सारे नेगेटिव, तो यानी कि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा कैसी रहेगी नेगेटिव। मान लो अगर ये कौन सा होता कॉन्वेक्स, तो इसका सर्कल कहां पूरा होता बच्चों इधर राइट में, तो इसका सेंटर पॉइंट भी फोकल पॉइंट भी किधर होता राइट में, और राइट वाले डिस्टेंस कैसे हैं सारे पॉजिटिव, तो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ कैसी रहेगी हमेशा पॉजिटिव। बहुत बढ़िया, तो साइन कन्वेंशन आपको आ गए हैं, आगे बढ़ रहे हैं मिरर फॉर्मूला पे, क्योंकि बच्चों आप एक बात समझ लीजिए, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन 2 चैप्टर, इनमें से आता क्या बोर्ड में मैक्सिमम केस बता देता हूं, या तो जो सारे के सारे मिरर सारे लेंस में से एक केस आता है, जैसे मैंने भी आपको 6 केस कराए हैं, कोई भी एक केस पूछ लिया जाएगा, ठीक है, आपको बनाना होगा विद डायग्राम नेचर सब कुछ बताना होगा। और क्या पूछा जाता है, और पूछा जाता है बच्चों मिरर फॉर्मूला या फिर लेंस फॉर्मूला के ऊपर न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल कंफर्म, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला पढ़ने से पहले ये मैंने आपका बेस बनाया कि भैया साइन कन्वेंशन ऐसे लेने हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मिरर फॉर्मूला, तो देखिए ये हटा रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लिया करें, पोस्ट करके नोट्स बनाया करें, नोट्स बनाने बहुत जरूरी हैं, ये ना सोचे कि ये तो बीच में खत्म हो जाएगा। अगला टॉपिक मिरर फॉर्मूला बताइए, चलिए देखिए मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला कहता है 1/u + 1/v = 1/f। सर ये क्या वाला है, तो सर ये वाला है, तो पहले आप इन टर्म के मतलब समझिए, UVF। U क्या होता है, ये होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस,
कहां से होता है सर? अभी आपने बताया था पोल से होते हैं, तो कहां से होंगे? फ्रॉम पोल। तो सारे के सारे डिस्टेंस कहां से ले जाते हैं? पोल से। v क्या है बच्चों? इमेज का डिस्टेंस। तो अब से हमने सिंबल निर्धारित कर दिए। u v क्या है? u ऑब्जेक्ट, v इमेज का डिस्टेंस, और f क्या है बच्चों? ये तो सर सबको पता है। क्या पता है? ये है क्या? फोकल लेंथ। क्लियर हो गई बात? u v f, ये बात ठीक है। सर आगे क्या पढ़ाएंगे? मिरर फॉर्मूला बता दिया, तो सर आप बताएंगे मैग्निफिकेशन क्या होती है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर करेगी। मैग्निफिकेशन का सबसे पहले सिंबल क्या है? m, कैपिटल M। उसका फॉर्मूला क्या है? जैसे कि आप ऐसे समझिए, आपके नंबर आए 60, कितने में से? 100 में से। तो यानी कि आउटपुट आया कितने में से? इनपुट में से। तो ये बात सही है। तो ऐसी हम लिखते हैं क्या? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि इमेज की हाइट कितनी हुई अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट। मतलब क्या रहा सर इस बात का? कि भैया एक बात बताओ, मिरर का काम है साइज को बड़ा करना या फिर छोटा करना। तो हम बोलेंगे मैग्निफिकेशन कितना हुआ, या तो मैग्निफिकेशन कम हुआ या मैग्निफिकेशन ज्यादा हुआ। तो यानी कि आउटपुट में क्या मिलता है आपको? इमेज। तो इमेज बड़ी मिली या छोटी मिली? किससे कंपेयर करेंगे? ऑब्जेक्ट से। बहुत बढ़िया। तो सर इसका फाइनल फॉर्मूला लिख डालो। तो फाइनल फॉर्मूला है ये HI अपॉन HO, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सर एक और फॉर्मूला लिखो। सर ये लो, तो एक और फॉर्मूला होता है इसका -V अपॉन U। तो बच्चों ये है फाइनल फॉर्मूला किसका? मैग्निफिकेशन का। बहुत बढ़िया। अब आप कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन सुनो। कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन बताएंगे सर? देखिए क्या कंक्लूजन है। अगर m की वैल्यू इक्वल टू 1 है, अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, अगर m की वैल्यू लेस देन 1 है, इन तीनों का मतलब क्या है? m की वैल्यू इक्वल का मतलब 1 का मतलब है कि जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है सेम है, वैल्यू के हैं, इसलिए कट गए 1 आया। यानी कि हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम है, यानी कि सेम साइज की इमेज बनी। तो हम इसे लिखेंगे सेम साइज, यानी कि उसमें कोई मैग्निफिकेशन नहीं हुई। जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो ही किसकी हाइट हो गई? इमेज की हाइट। बहुत बढ़िया। m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 का मतलब है 1 से बड़ी, 2, 3 कुछ भी। इसका मतलब न्यूमरेटर बड़ा रहा होगा, डिनोमिनेटर छोटा रहा होगा, यानी कि हाइट ऑफ इमेज बढ़ गई होगी। किसके कंपैरिजन में? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। इसका मतलब ये हुआ कि भैया इमेज बढ़ गई का मतलब मैग्नीफाई हो गई। तो सिंपल सी भाषा में इसे लिखेंगे मैग्नीफाइड। ठीक। m की वैल्यू लेस देन 1 का मतलब न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, इसलिए m की वैल्यू लेस देन 1 आई। तो इमेज कैसी बनी? छोटी, यानी कि डिमिनिश। कुछ बातें हमने समझ ली। और क्या समझेंगे? और ये समझेंगे m की वैल्यू पॉजिटिव और m की वैल्यू नेगेटिव का क्या मतलब है। सर बताओ क्या मतलब है? तो भैया मतलब ये है कि अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव है, मतलब इमेज का बन रही है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। क्लियर हो गई बात? और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जितनी भी इमेज बनती है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? इरेक्ट इमेज। बहुत बढ़िया। नेगेटिव का मतलब क्या है? कि भैया हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव है। हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव का मतलब क्या था? HI नेगेटिव का मतलब ये था कि वो डिस्टेंस कहां है? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जितनी इमेज बनती है वो सब कैसी होती हैं? इन्वर्टेड। तो ये तो सर बहुत बढ़िया रूल है। तो सारे के सारे रूल बच्चों नोट कर डालो। ये रामबाण है न्यूमेरिकल करने के लिए। जो जो ये रूल भूल गया वो क्वेश्चन भूल जाए, वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। मैं लिख के दे रहा हूं, ठीक है? तो बच्चों ये जो मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए हैं
कंक्लूजन लिखवाए हैं, साइन कन्वेंशन लिखवाए हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको न्यूमेरिकल करने के लिए। अगर आपको ये नहीं आते आप भूल जाना न्यूमेरिकल कर पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अटक जाओगे। और जिसे ये सारे बहुत बड़े तरीके से समझ में आ गए हैं, उसे याद रहेंगे, तो वो सारे न्यूमेरिकल कर सकता हूं, मेरी गारंटी है ये। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल ऑन मिरर फॉर्मूला, फाइनल न्यूमेरिकल्स ऑन मिरर फॉर्मूला, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है। स्टार्ट कर रहे हैं। पहला न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, न्यूमेरिकल ऑन मिरर फॉर्मूला। पढ़िए, पढ़ाइए। फाइंड द साइज, नेचर, पोजीशन ऑफ इमेज। बहुत बढ़िया। तो पोजीशन जहां वर्ड आ जाए, इसका मतलब क्या पूछा है, डिस्टेंस। किसका, इमेज का। इमेज के डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से। वाह 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 वाह। अब क्या कहा है, तो सबसे पहले याद रखें, हम ढूंढेंगे भैया मिरर कौन सा, लेंस कौन सा। तो हमने ढूंढ निकाला कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। अब सारी की सारी डेफिनेशन किसके लिए बनाएंगे, कॉनकेव के लिए बनाएंगे। चलिए आगे पहले लिख लेते हैं गिवन क्या क्या है। ओम भट्ट स्वाहा। तो क्या गिवन है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट साइज 1 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का है वो भी क्या है, साइज। साइज को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एच से। एच यानी कि किसका, ऑब्जेक्ट का। कितना है, 1 सेंटीमीटर। सर प्लस ले माइनस ले, बताओ ना। तो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, ऑब्जेक्ट हमेशा कहां रखा जाता था, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाली हाइट कैसी होती है, पॉजिटिव। सुबह अल्लाह, डाल दिया क्या, पॉजिटिव। आगे और क्या गिवन है, ऑब्जेक्ट साइज 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। यानी कि ऑब्जेक्ट को रखा कहां, 15 सेंटीमीटर। यानी कि ऑब्जेक्ट का क्या दे रखा, डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u कितना, 15 सेंटीमीटर। सर प्लस माइनस, बताओ क्या लें, माइनस। क्यों माइनस, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लेस्ड इन द लेफ्ट ऑफ द मिरर, व्हाटएवर विल बी द मिरर, हम रखेंगे लेफ्ट। लेफ्ट के डिस्टेंस नेगेटिव, मुबारक हो, जिंदाबाद। आगे तो भैया एचओ गिवन है, यू गिवन है, और क्या निकालना है, फाइंड साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज मतलब, साइज का मतलब एच, इमेज का मतलब आई। हम दोनों भाई क्या करेंगे, कसाई। चलो आगे, नेचर पूछ लिया, वो तो हम जानते हैं, रियल है, वर्चुअल है, रेक्ट है, इन्वर्टेड है, हमें नहीं पता, निकालेंगे। बहुत ही बढ़िया। तो और क्या गिवन है, गिवन और कुछ नहीं है। क्या क्या गिवन था, ऑब्जेक्ट का साइज, और क्या गिवन था, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। अब क्या करें, तो देखिए क्या करें। तो भैया आपको दो चीज दे दी, क्या क्या दे दी, ऑब्जेक्ट का साइज 1 सेंटीमीटर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ गिवन है, यानी कि एफ कितना, 10 सेंटीमीटर। ओह सर रीजन तो लिखा ही नहीं, इसका रीजन क्या लिखेंगे, लेफ्ट ऑफ मिरर हमेशा। ओके, ये क्या लिखेंगे, अबव प्रिंसिपल एक्सिस, हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस। फोकल लेंथ बताओ कौन सा मिरर है सर, कॉनकेव की क्या होती थी, नेगेटिव यानी कि कॉनकेव। ठीक, लिख डाला। अब क्या करेंगे, हमें u दिख रहा, f दिख रहा, ऐसा कोई फॉर्मूला दिख रहा जिसमें uf आते दिख रहे, तो हमें पता यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/u 1/v 1/f। बताओ आगे, v निकालना, v इधर रखा, बाकी की चीज उधर ट्रांसफर कर दी, सर कर दी। और मैनू बोलो आगे कितना हुआ, 1/f। f कितना, माइनस का 10। क्या सारी यूनिट सेंटीमीटर में, हाँ सर सेंटीमीटर में, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, बहुत बढ़िया। f आ गया कितना, 10 सेंटीमीटर, वो भी माइनस का रख दिया। माइनस का 1/u कितना, -15। ओह अच्छा ऐसा, -1/10, ये माइनस ऊपर, ये माइनस प्लस। कितना हुआ सर, एलसीएम बताओ सर। एलसीएम आ गया 30, माइनस का 3 प्लस का 2,
कितना आया सर 1/v आया सर, कितना माइनस का 1/30 आया सर, v कितना आया सर माइनस का 30 सेंटीमीटर आया सर। सर सेंटीमीटर कैसे लिया, कैसे लिया, कैसे लिया, f सेंटीमीटर, u सेंटीमीटर, तो v भी कितना आएगा सेंटीमीटर, v आ रहा है -30 सेंटीमीटर। ओके, इसका क्या मतलब है, माइनस का क्या मतलब है, माइनस का मतलब ये है कि इमेज का फॉर्म हुई है लेफ्ट साइड में। तो भैया हम एक काम करेंगे, हम सबसे पहले इसका डायग्राम ही बनाएंगे। तो डायग्राम बनाने को तो बोला नहीं सर, बट हम बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि हम कंक्लूजन निकालेंगे अच्छे अच्छे। पोल, फोकस, फोकल लेंथ कितनी, ये तो सर 10 है, तो लिख डालो 10। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सर कितना होता था, ये तो दुगना होता था 20। अच्छा, U कितना है 15, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ यहीं रखा है, कहाँ बिटवीन F एंड C। अच्छा, बिटवीन F एंड C में इमेज कहाँ बनती थी, बियॉन्ड C। यहाँ कितनी बननी है 30 कहाँ होता है C के पीछे, ये तो बियॉन्ड C ही निकला। तो बियॉन्ड C, यानी कि केस बिल्कुल सही। कहाँ, लेफ्ट में, लेफ्ट में, मुबारक हो। अच्छा, एक बात पता चल गई, जब बिटवीन F एंड C था, बिटवीन F एंड C था, इमेज कहां बनती थी, बियॉन्ड C, बियॉन्ड C। और इमेज का नेचर कैसा होता था, रियल एंड इन्वर्टेड। वाह सर, ये तो आपने नेचर निकाल लिया, कैसे निकाल लिया, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट। क्लियर हुई बात। तो V आ गया, नेचर आ गया, अब क्या चाहिए, अब चाहिए साइज। साइज कैसे निकालेंगे सर, पहले हम नोट करेंगे। सर हटा दो, नोट कर लिया, कैसे कर लिया, पोज मारो, नोट करो। अब क्या बताएंगे, साइज, साइज के लिए क्या चाहिए, HI, HI का फॉर्मूले में आता है, HI आता है, HO आता है M के फॉर्मूले में। M तो नहीं है, तो M निकाल लो ना, -v/u से। ओके, तो सर HI के लिए हमें HO रखना पड़ेगा। HO कितना है, प्लस का 1, माइनस का v कितना, -30 अपॉन u कितना, माइनस का 15। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गए, सेंटीमीटर सेंटीमीटर काटे वो माइनस काटे वो 15 दूनी कितना बचा, -2, कोई यूनिट नहीं, HI अपॉन HO, बट HO कितना था, प्लस का 1 सेंटीमीटर, तो ये आएगा 1 सेंटीमीटर। ये उधर पहुंचा दो, तो HI कितना आया, -2 सेंटीमीटर। ओह तेरी, इसमें तो माइनस आया, वो भी 2 आया, माइनस और 2। इसका मतलब तो सर कुछ बताओ, कुछ कंक्लूजन निकालो। तो भैया इसका कंक्लूजन है, क्या है सर, पहले ये हटाओ, ये समझ में नहीं आ रही बात, लो हटा दिया। अब बताओ सर कंक्लूजन, इंपॉर्टेंट सा कंक्लूजन बताओ। देखो HI में दो चीजें निकल कर आई। क्या चीजें हैं, एक तो ये है साइन, इसका क्या मतलब हुआ, और एक है ये मैग्नीट्यूड जो लिखा 2। तो भैया 2 का मतलब है m, 2 का मतलब है, क्या मतलब है, 2 का मतलब है हाइट ऑफ इमेज दुगनी है, किससे, ऑब्जेक्ट से। मैंने बताया था ना 1 से ग्रेटर आएगा m कितना है, HI अपॉन HO, यानी कि 2/1। तो m कितना आ रहा है 2, यानी कि m आ रहा है कितना, ग्रेटर देन 1। और ग्रेटर देन 1 का मतलब इमेज कैसी बनती थी, मैग्नीफाइड। तो आप याद करो, अभी हमारा बियॉन्ड C में इमेज कैसी बनती थी, मैग्नीफाइड, यानी कि बिल्कुल ठीक है। माइनस का मतलब क्या है सर, माइनस का मतलब है इन्वर्टेड, तो इमेज भी कैसी बननी है हमारी, इन्वर्टेड। तो ये आप चेक कर सकते हो, बेस्ट तरीका है चेक करने का। मैंने आपको क्या बताया, मैग्निफिकेशन निकाल लो, मैग्निफिकेशन सब कुछ चेक कर सकते हो। तो सर फाइनली क्या निकला, तो भैया हमारी V तो आ गई कितनी, -30 सेंटीमीटर, यानी कि जो इमेज का डिस्टेंस। और क्या पूछा, इमेज का साइज, तो इमेज का साइज आ गया कितना, -2 सेंटीमीटर। और क्या पूछा, नेचर, नेचर आ गया क्या, रियल एंड इन्वर्टेड। सर आ गया समझ में। सर अगला क्वेश्चन दो। तो अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर अगले 1 सेकंड में।
3 काउंटडाउन करेंगे और 3 काउंटडाउन के बाद अगला क्वेश्चन 1 2 3 टेंटन है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर which produce real image 3 centimeter high. What is its focal length? Find position of image. दो चीजें पूछ ली तो भैया सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखते हैं पूछा जो गया फोकल लेंथ, लो भैया क्वेश्चन मार्क, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन, पोजीशन का सिंबल V, वो भी किसके लिए, इमेज के लिए, यानी कि क्वेश्चन मार्क। दो चीजें पूछ ली, वेरी ही गुड। गिवन क्या है, अब आशु जी लिखते हैं गिवन, क्या लिखते हैं गिवन, तो गिवन है सबसे पहले एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई, हाई यानी कि हाइट किसकी, ऑब्जेक्ट की, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO कितनी 2 सेंटीमीटर हाई, प्लस लो माइनस, ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर प्लस। अच्छा, इस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर, कौन प्लेस्ड है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस U कितना 16 सेंटीमीटर। हमेशा कैसे लेते हैं, नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट साइड में होता है, ये बात कर चुके हैं। मिरर कौन सा, कॉनकेव मिरर। अच्छा, विच प्रोड्यूस रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाई, यानी कि हाई यानी कि H हाई, किसका, इमेज कितना 3 सेंटीमीटर। अब क्या लेंगे, प्लस ले माइनस ले, तो देखो एक हिंट दे रखा है इसमें, ये हिंट आपको पकड़ना है। इन्होंने बोला है कि कॉनकेव मिरर है और कैसी इमेज बना रहा है, रियल इमेज बना रहा है। तो याद करो कॉनकेव मिरर के 6 केस में से 5 केस में रियल एंड इन्वर्टेड होती है। तो रियल के साथ क्या होगी बच्चों, इन्वर्टेड कंपलसरी है, और इन्वर्टेड इमेज का मतलब है माइनस। क्लियर है बात, क्योंकि इन्वर्टेड इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे और सारे नीचे वाले डिस्टेंस नेगेटिव, ये बात हो गई। अब आपको चाहिए V F, तो HI HO गिवन है, HI HO एक फॉर्मूले में आता है, कौन से फॉर्मूले में आता है, M के फॉर्मूले में आता है, HI/HO। तो इससे निकाल डालो M पहले तो M कितना आएगा, HI कितना है 2, HI सॉरी गलत, ये तो गलत हो गया, HI कितना है -3, वो भी सेंटीमीटर अपॉन, HO कितना है +2 सेंटीमीटर। अच्छा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गायब, M कितना आया 1.5, वो भी माइनस में, और यहां का माइनस भी क्या बताता है, इन्वर्टेड इमेज। तो हम बिल्कुल सही लेके चले। क्लियर, 1.5 का मतलब 1 से बड़ी, यानी कि कैसी इमेज, बड़ी इमेज, मैग्नीफाइड इमेज, बहुत बढ़िया। तो M आ गया माइनस का 1.5। सर M की यूनिट क्या होती है, तो याद रखें M की यूनिट है यूनिटलेस, कोई यूनिट नहीं है। क्यों, ऊपर भी सेम, नीचे भी सेम, न्यूमरेटर में भी हाइट, डिनोमिनेटर में भी हाइट, हाइट साइड काटे बो, यू नो यूनिट। क्लियर, M आ गया, M क्यों निकाला, सर M से तो आप -V/U करके V निकाल सकते हैं। तो M की वैल्यू -1.5 -V/U कितना, U है माइनस का 16 सेंटीमीटर, माइनस काटे बो। अब -1.5 × 16 = V, और इसकी यूनिट क्या हो गई, सेंटीमीटर। तो इसे सोल्व करो, सोल्व करें जल्दी जल्दी। तो भैया सोल्व करके आंसर आया है, मैं आपको बता देता हूं। तो सोल्व करके आंसर आया है 24। आप सोल्व करेंगे बच्चों, माइनस के 24 सेंटीमीटर, ये आ गया। तो एक पार्ट तो क्लियर, V आ गया। अब क्या चाहिए, F चाहिए। तो भैया हमारे पास U है, हमारे पास V है, और हमें चाहिए F। कौन सा फॉर्मूला आएगा बताइए, तो सर मिरर फॉर्मूला आएगा, पढ़ चुके 1/U 1/V 1/F। क्या चाहिए, F। तो यहां रखेंगे F -1/16 -1/24 1/F। एलसीएम लो, सोल्व करो, माइनस नीचे है अच्छा नहीं लगता, ऊपर ले आए, सोल्व किया, F आया कितना, तो यहां से F निकल के आने वाला है माइनस का 9.6 सेंटीमीटर। मुबारक हो।
सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, आएगा सर एलसीएम लेना आता नहीं सीखो। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई 9.6 सेंटीमीटर, क्वेश्चन सोल्व। दो चीज पूछी थी, इमेज, फोकल लेंथ, क्लियर। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है सर ये तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 2 करोड़ रुपए के लिए आ रहा है। वाओ सर ये कैसे किया? तो भैया अगला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। When an object is placed at a distance of 50 centimeter from a concave mirror, the magnification is produced -1/2. Where should the object be placed to get magnification of -1/5? Solution. हमें बोला कि जब मैग्निफिकेशन -1/2 थी तो हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर था, हमने ले लिया माइनस। ठीक है, क्यों ले लिया माइनस? क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमेशा माइनस में ही होता है। ठीक, तो हम यहां से क्या हो, अच्छा अगली बातें कर लेते हैं। कह रहा है जब मैग्निफिकेशन -1/5 होगा वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस, यानी कि तब यू निकालो कितना होगा। तो हम बच्चों क्या करेंगे, हम क्लेवर हैं, हम यहाँ से v निकाल लेंगे और फिर इस v को यहाँ डालेंगे, फिर यहाँ से u निकालेंगे। सर निकाल के दिखाओ। m होता है -v/u, m रखा -1/2 माइनस v रखा, v तो निकालना, अपॉन u माइनस का 50 सेंटीमीटर, माइनस माइनस काटे बो, अब क्या बचा माइनस का 50 सेंटीमीटर बाय 2 v। तो v कितना आया, v आया माइनस का 25 सेंटीमीटर। ठीक है सर, ठीक है 25 आ गया। अब सर इसमें रख दो, तो m इक्वल्स टू -v/u, m कितना -5 1/5 माइनस v कितना -25 सेंटीमीटर अपॉन u तो चाहिए था सर। अच्छा u चाहिए था तो क्या हुआ, -1/5 माइनस काटे वो 25 सेंटीमीटर अपॉन u इधर आ गया, माइनस उधर चला गया, 25 × 5 हो गया, सेंटीमीटर हो गया, u कितना आ गया -125 सेंटीमीटर। आंसर आपके हाथ में। सर ये तो बहुत इजी था, अब है इजी, पहले नहीं था। क्लियर? अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए। तो अगला क्वेश्चन आपकी आंखों में प्रस्तुत किया जा रहा है। क्या कह रहा है, ए कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस रियल इमेज है। रियल, बहुत कुछ दिमाग में आ रहा है। रियल इमेज 1 सेंटीमीटर टॉल, यानी कि आपको दे दिया गया गिवन है, क्या गिवन है, उससे पहले तो हम पूछते हैं फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज मतलब क्वेश्चन मार्क, फोकल लेंथ मतलब क्वेश्चन मार्क। गिवन क्या है, कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस रियल इमेज 1 सेंटीमीटर टॉल। टॉल मतलब हाइट, किसकी हाइट, इमेज की हाइट। हाइट ऑफ इमेज कितना 1 सेंटीमीटर प्लस माइनस, तो अभी हमें नहीं पता तो हम पता लगा लेते हैं। रियल इमेज कॉनकेव मिरर, रियल इमेज कॉनकेव मिरर के 6 केस में से 5 में रियल बनती है, और रियल के साथ क्या बनती है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, और नीचे का मतलब माइनस। बहुत बढ़िया। और क्या गिवन है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट 2.5 mm टॉल। टॉल मतलब हाइट, हाइट किसकी, ऑब्जेक्ट की, कितना 2.5 mm टॉल है। ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा कैसी रहती है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर यानी कि प्लस। बट सर ये तो सेंटीमीटर में है, ये mm में है, कैसे होगा। तो एक काम करते हैं, इसे भी सेंटीमीटर में कर लेते हैं। सर मेरे को नहीं आता, 1 सेंटीमीटर होता है कितना 10 mm, यानी कि mm से क्या करना है, डिवाइड करना है। क्यों, क्योंकि छोटे से क्या करना है, बड़े में करना है। तो कितना हो गया, ये हो गया 0.25 सेंटीमीटर, वो भी प्लस में। और क्या गिवन है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट 2.5 mm टॉल प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, यानी कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है किससे, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। और ऑब्जेक्ट कैसा डिस्टेंस होता है, माइनस प्लस माइनस। सर ये तो आपने सही बताया सर, सही है।
तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, m निकालेंगे। क्यों, HI पता है, HO पता है, तो HI पता है, HO पता है, m निकाल लो, HI अपॉन HO। HI कितना, -1, HO कितना 0.25, वो भी प्लस का। तो हमने ये खोला, 0 0 आ गया, कितना हुआ 4 माइनस का 4, ठीक है। तो 4 क्या बताता है, ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब मैग्नीफाइड इमेज बनी है। माइनस क्या बताता है, नीचे है, इन्वर्टेड इमेज बनी है, ये हम पता कर चुके हैं। तो m इक्वल टू होता है -v अपॉन u। तो m हो गया -4, v तो आपको चाहिए, तो माइनस का v अपॉन u कितना है, -5, माइनस माइनस भाई भाई काटेंगे एक दूसरे को, तो v कितना आ गया, -20 सेंटीमीटर v आ गया। तो u है, f निकालेंगे कौन से फॉर्मूले से, मिरर फॉर्मूले से। बहुत ही बढ़िया सर, ये तो आपने कमाल ही कर दिया, इतना बढ़िया क्वेश्चन दे दिया। तो यहाँ से f आ जाएगा, जल्दी जल्दी सोल्व करो, माइनस नीचे अच्छा नहीं लगता, इसे ऊपर ले आओ। कितना हुआ 20, कितना हुआ -4, कितना हुआ -1, 1 अपॉन f। अब क्या हुआ, -5/20, 1 अपॉन f। f को निकालने के लिए क्या करेंगे, 20/5 माइनस का, यानी कि -4 सेंटीमीटर। f इक्वल्स टू -4 सेंटीमीटर, और माइनस में आ रहा है फोकल लेंथ, इसका मतलब बिल्कुल ठीक। क्यों ठीक, क्योंकि कॉनकेव मिरर की लेंथ, फोकल लेंथ किस में होती है, माइनस में, यानी कि आपका बिल्कुल करेक्ट आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये लेक्चर यहीं समाप्त होने के तादाद है, जो भी है। तो लेक्चर समाप्त हो रहा है। अब क्या करेंगे सर, आप सर देंगे होमवर्क, कितने क्वेश्चन देंगे सर, ज्यादा मत देना, बहुत काम है, स्कूल वालों ने ऑलरेडी बहुत काम दे रखा है। 2 क्वेश्चन की कीमत तुम क्या जानो स्टूडेंट बाबू। तो 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्रस्तुत होने जा रहे हैं, ये रहे। तो भैया पहला क्वेश्चन है, होमवर्क है, दोनों के दोनों कमेंट में लिखने हैं आंसर। एक बार बता देता हूं, पिछले लेक्चर का सिर्फ एक बच्चे ने जवाब दिया है, प्रशांत अग्रवाल। हाँ, प्रशांत अग्रवाल बच्चे ने आंसर दिया है। वेरी गुड बच्चे, आपका आंसर आया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। इसका मतलब यह है कि आपने वीडियो देखी, आपको अच्छा लगा, आपने आंसर दिया। मेरी गारंटी है बच्चों, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट मेरे से ढंग से समझा है तो आपको ये क्वेश्चन नहीं अटकने वाले। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, छाट के आपके लिए निकाले गए हैं। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, अगर नहीं दिखते तो एक बात और बता रहा हूं, वीडियो क्वालिटी 360 में करके देखिए, बहुत बढ़िया दिखेगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, ए डेंटिस्ट मिरर हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 सेंटीमीटर। हाउ फार मस्ट इट बी प्लेस्ड फ्रॉम अ स्मॉल डेंटल कैविटी टू गिव अ वर्चुअल इमेज ऑफ कैविटी दैट मैग्नीफाई 5 टाइम्स। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा, कर सकते हैं आप, बिल्कुल भी डीमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, ये एमसीक्यू है। लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय कॉनकेव मिरर में बी लेस देन 1 और इक्वल टू 1, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, मोर देन 1 और इक्वल टू 1, तीसरा ऑप्शन। लेस देन 1, मोर देन 1 और इक्वल टू 1, चौथा ऑप्शन। लेस देन 1 और मोर देन 1। मैं समझता हूं बच्चों आप ये बिल्कुल कर लेंगे, बहुत बढ़िया कर लेंगे। ये हमारा होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आंसर डालना है। क्लियर हुई बात, और क्या करना है। अब देखो, आपने इतनी लंबी वीडियो देख ली, ठीक है, तो बच्चों एक लाइक तो बनता है ना भाई, मेरी इतनी मेहनत है, आप पढ़ रहे हैं, एक लाइक तो बनता है। लाइक के साथ साथ क्या करना है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करते हैं, मेरे को पता चलता है कि आप वीडियो देख रहे हैं, मेरे को ये पता चलता है कि आप वीडियो आने वाले टाइम में और मांगते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, इससे हमारे आपके बोर्ड के सबके लिए अच्छा है। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट लेक्चर के लिए मिलेंगे,
कुछ ही दिनों बाद, जिसमें आपको क्या मिलेगा, जिसमें आपको मिलेंगे कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर और उसके ऊपर सारा का सारा न्यूमेरिकल। नेक्स्ट लेक्चर में ये लेक्चर खत्म, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में आपका कॉनकेव मिरर यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जितना भी पार्ट था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पूरा का पूरा चैप्टर खत्म। 3 वीडियो में चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक है, बाय, स्टे ट्यून, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, दैट्स इट।